चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आइए, हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देख रहे थे। सुबह लास्ट में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसको एक बार देखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। तुम लोग के लेक्चर के टाइम पे ही पता नहीं क्या होने लगता, आवाज आती है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ रहे थे। हम बात कर रहे थे जरा केबी के बारे में। ठीक है, जो डेल्टा टीबी था उसका फॉर्मूला बना था केबी इंटू मोलैलिटी। फिर हम केबी के बारे में जरा बात करना स्टार्ट किए थे कि केबी को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू केवल डिपेंड करती थी नेचर ऑफ लिक्विड पे। पानी का केबी था 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसका मतलब अगर उसके बाद अब पानी में कुछ भी डालो, कितना भी डालो, पानी का केबी चेंज नहीं होगा। वो नेचर ऑफ लिक्विड पे ही केबी डिपेंड करता है। और केबी को हमने डिफाइन भी कैसे किया था कि अगर हमने मोलैलिटी को 1 मान लिया था तो जो डेल्टा टीबी था वो केबी के बराबर हो गया था। यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, फिर हमने बताया था कि जो केबी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर टी नॉट स्क्वायर एम अपॉन 1000 इंटू हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आर हमने बताया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी नॉट बताया था प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, एम इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, 1000 तो 1000। डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या बताया था कि एक मोल लिक्विड को अगर मैं वेपर में चेंज करूं तो जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। 2 मिनट रुकना बेटा। हाँ चलिए, तो मैंने क्या बोला कि व्हाट इज डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू फॉर कन्वर्टिंग 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। 1 मोल लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और एक टर्म होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एलवी। ये क्या होता है, 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में अगर कन्वर्ट करना है तब जो हीट आप देते हो ना, तब जो हीट आप सप्लाई करते हो वो जो हीट है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब कहने का मतलब, जैसे मैं बोलूं, सपोज करो 1 मोल पानी है, 1 मोल पानी का मतलब 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम वाटर का मतलब हो गया 1 मोल वाटर ना।
तो मान लो 1 मोल वाटर को वेपर में बदलने के लिए 90 किलो जूल हीट लगी। इसका मतलब ये 90 किलो जूल क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने कितना लगेगा, 90/80 यानी 5 किलो जूल। तो ये 5 किलो जूल है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी 1 मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो हीट ऑफ वेपराइजेशन, 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर एलवी दिया है, यहाँ तुमको हीट ऑफ वेपराइजेशन रखना है। कभी कभी इंट्रेंस में आईआईटी वगैरह में क्या देता है, आपको एलवी दे देगा कि पानी का एलवी 10 किलो जूल है तो केबी निकालिए, तो आपको यहाँ 10 नहीं रखना है। ये तो एलवी का मतलब 1 ग्राम पानी के लिए बोला है। अगर पानी का हीट ऑफ है तो 18 ग्राम के लिए कितना होगा भाई, 1 ग्राम के लिए 10, तो 18 ग्राम पानी के लिए 18 इंटू 10 यानी 180 होगा हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका केबी निकालने का। अच्छा, डेल्टा टीवी के फॉर्मूले को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अपने पास क्या है, डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। अच्छा, सो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और केजी में नहीं है तो उसको केजी में बदलेंगे, डिवाइड बाई 1000 ऊपर जाए किलोग्राम। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB 1000 अपॉन W। ये इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने का, जहां WB क्या है, मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, MB क्या है, उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोलर मास, W के ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट जिसमें तुमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। तो यहाँ पे भी सब कुछ दे देता है और क्वेश्चन में आपसे MB पूछता है कि जो तुमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया उसका मोलर मास कितना होगा या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, T0 माइनस सॉरी T माइनस T0 कर लेंगे और निकाल लेंगे सॉल्यूशन का T। समझ में आया कि नहीं। ओके चलिए, अब अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जब भी किसी लिक्विड में हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है, उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट एक्सप्लेन करूं होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच the temperature at which vapor pressure of solid form of a substance, vapor pressure of solid form of a substance is equal to vapor pressure of liquid form of a same substance। सेम सब्सटेंस, यानी फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर
और उसी सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। जैसे मान लो मैं पानी ले लूं, वाटर की बात करूं, तो वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है वो है आइस। वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है वो है आइस, और वाटर का जो लिक्विड फॉर्म है वो है वाटर, जो लिक्विड फॉर्म है। तो जिस टेम्परेचर पे वाटर के आइस फॉर्म का वेपर प्रेशर और वाटर के लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, वो टेम्परेचर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, और जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे आइस फॉर्म का वेपर प्रेशर और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है, यानी वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इनको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यानी सॉलिड फॉर्म का सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म और सॉल्वेंट के लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम होता है, उसी टेम्परेचर को उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जब मैं ग्राफ से आपको बताता हूं कैसे किसी भी लिक्विड में, पानी में ही अगर मैं यूरिया, ग्लूकोज या सुक्रोज मिलाऊंगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है, कैसे डिप्रेशन होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। फिर वही उसी तरह ग्राफ बनाता हूं, डेरिवेशन बिल्कुल एकदम आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही होगा, देखना फार्मूला भी बिल्कुल एकदम सेम आएगा। इधर वेपर प्रेशर ले लेता हूं और इधर ले लेता हूं टेम्परेचर। बहुत ध्यान समझिएगा। मानो हमने प्योर सॉल्वेंट के लिए ये वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाया, प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट, भाई प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का बढ़ रहा है। अच्छा, अब इसी में अगर मैं क्या मिला दूंगा, कोई सॉल्यूट मिला दूंगा, प्योर सॉल्वेंट यानी लिक्विड फॉर्म है, अगर मैं इसी प्योर सॉल्वेंट में कोई ग्लूकोज, यूरिया या सुक्रोज मिलाऊंगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये देखो, ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तुम किसी भी टेम्परेचर पे अगर गौर करो, देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसी भी टेम्परेचर पे तुम देख लो। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा। इस टेम्परेचर पे देख लो तब भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और इसी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो आई होप ये बात तुमको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो भाई ये सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट यानी लिक्विड फॉर्म में था। अच्छा, इस सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म के लिए अगर मैं बात करूं, मान लो सॉलिड फॉर्म का भी तो, इस जो जो भी आपका प्योर सॉल्वेंट है, मान लो उसके सॉलिड फॉर्म का ये है, ये सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म है, सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर है। सॉलिड फॉर्म का भी भाई सब्लिमेशन से भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड फॉर्म का भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर मैं इस प्योर सॉल्वेंट वाली लाइन की जो लिक्विड फॉर्म है, इसको जरा पीछे लेके आऊं, आगे बढ़ाऊं, तो इस पॉइंट पे देखो ये कट कर रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म और प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा T0F, T0F। अच्छा, और अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, सॉल्यूशन की लाइन को भी आगे बढ़ाऊं, और वो सॉलिड फॉर्म को कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा TF। तो आप बहुत ध्यान से देखो, पहले फ्रीजिंग पॉइंट ये था, अब फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया, यानी डिप्रेशन हो गया ना फ्रीजिंग पॉइंट में, कमी आ गई ना। और कैसे निकालेंगे कमी, डेल्टा TF, T0F माइनस TF। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि ये जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे KF इंटू मोलैलिटी। देखो फॉर्मूला डिक्टो सेम आ रहा है, बस वहां KB इंटू मोलैलिटी थी, यहाँ KF इंटू मोलैलिटी है। तो KF को क्या बोलते हैं, KF को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे KB को क्या बोले थे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो KF होगा उसे क्या बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को एक नाम और देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नाम देते हैं इसका। अच्छा, इसके लिए भी वही बात है,
the value of kf is only depend upon nature of liquid. The value of kf is only depend upon nature of liquid. नेचर ऑफ लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे मैं पानी के लिए बात करूं, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर का जो केएफ होता है उसकी वैल्यू होती है, वाटर के केएफ की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसका मतलब अब पानी का केएफ फिक्स है। अब तुम पानी में नमक मिलाओ, शुगर मिलाओ, जितना दिल करे उतना मिलाओ, ठीक है, जब तक तुम्हारा मन ना भर जाए। लेकिन पानी का केएफ कभी भी चेंज नहीं होगा। पानी का केएफ कभी भी चेंज नहीं होगा, वो केवल नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, केएफ को अगर डिफाइन करने की बात बोलूं यहां से कि केएफ को डिफाइन करो, तो अगर तुम मोलैलिटी को 1 मान लो तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ हो जाएगा। इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केएफ? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of non-volatile solute dissolved in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ये केएफ का डेफिनेशन हो गया। अच्छा, केएफ का फॉर्मूला भी क्या होगा? केएफ का फॉर्मूला होगा आर टी नॉट स्क्वायर, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू यहां होगा डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच एफ, हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए आपके क्लास का नाम भी आ गया, हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। 1 मोल सॉलिड को, यानी अगर मान लो आपके पास 1 मोल आइस है, 1 मोल आइस है, उसको तुमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जो भी हीट की रिक्वायरमेंट है, 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, एलएफ। जैसे वहां एलवी था, यहाँ एलएफ है। ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हो गया। तो इसके भी फॉर्मूले को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो देखिए डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ, मोलैलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बट केजी में कभी देगा नहीं, ग्राम में देगा तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड मारेंगे और वो 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। सो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला बना है, जैसा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का था वैसा ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला बना है। बस जहां डेल्टा टीबी था वहां डेल्टा टीएफ आ गया, जहां केबी था वहां केएफ आ गया। ठीक है। अब सब आप पहचानते हो। डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो तुमने मिलाया है। एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। डब्ल्यू ए जिस सॉल्वेंट में मिलाया है। के एफ तो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। डेल्टा टी एफ को अगर तोड़ना है तो आप टी नॉट एफ माइनस टी एफ लिख लोगे, इज इक्वल टू के एफ। कभी कभी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेगा तुमसे। जब भी पूछे सॉल्यूशन का फ्रीज, देखो डिप्रेशन कितना हुआ पूछ लेता है कभी कभी, कितने का डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला तो डेल्टा टी एफ निकालो। डिप्रेशन इन सॉल्यूशन बोला तो पानी, हमेशा सॉल्वेंट पानी देगा, पानी का टी नॉट एफ क्या होगा? पानी का टी नॉट एफ हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो वहां से फिर हम टी एफ निकाल लेंगे रख के। समझ में आया कि नहीं? कौन सा एग्जाम्पल कैसा अभिषेक? क्या एग्जाम्पल दूं इसमें? कैसा एग्जाम्पल देना है भाई?
कौन सा एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल दूं यार? इसमें इसमें न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, अभी न्यूमेरिकल हम बाद में देखेंगे कैसे आते हैं। अभी चारों कॉलिगेटिव पढ़ लें, फिर बेटा न्यूमेरिकल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है। अभी एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ ले, फिर इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल निकालते हैं, ठीक है? परेशान ना हो। चौथी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ले, फिर एक साथ देखते हैं क्या कैसे होगा। इसमें भी क्वेश्चन निकालते हैं। जैसा बेटा यार एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, वैसा ही डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या एक्सप्लेन करूं अगेन? सब कुछ तो बिल्कुल सेम है। जहां डेल्टा टी बी था वहां डेल्टा टी एफ हो गया, जहां के बी था वहां के एफ हो गया, और कुछ चेंज थोड़ी आया यार। अभी इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे तभी आपको समझ में आएगा, परेशान मत हो। इतना पहले समझो डेरिवेशन समझ में आ गया कि नहीं, खत्म बात। चलो देखो, जिनको नहीं समझता ना यार, मैं सीधे से बोलूं, जिनको अगर नहीं भी समझता है ना, तो परेशान मत हुआ करो यार। यही चीज मैं दोबारा भी बोलूंगा, यही चीज मैं दोबारा भी बोलूंगा, और यही चीज तुम यूट्यूब पे जाके देख भी लोगे, क्योंकि अब आपको तो हर लेक्चर का वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो मुझसे 2 बार बुलवा के समय खराब करने से अच्छा है कि आप यूट्यूब पे जाके दोबारा जो मैं समझाया वही समझ लो। भाई जो बोला हूँ वही दोबारा बोलूंगा, समय वेस्ट होगा मेरा। जिनको कम समझ में आता है वो जाके यूट्यूब पे, आपके पास सुविधा होती है, आप मेरी स्पीड को 1.2 1.5 2 की स्पीड में देख लो। स्पीड कम करना है, कम स्पीड करके देख लो, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। यहां मैं एक ही चीज को बार बार बोलूंगा तो मेरा समय वेस्ट होगा। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, आप मेरी बात ना समझ पाए हो, या मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो, आपको ना समझाओ, तो बेटा तो परेशान होने की क्या जरूरत है। अभी थोड़ी देर बाद ही ये लेक्चर कहाँ पे आ जाएगा? फ्यूजन साइंस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। फटाक से, जिनको नहीं समझा फिर से आगे पीछे बढ़ा के घटा के देख लेना ना यार। तुम लोग को इतना बढ़िया है कि हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल रही है, कि हमारी बात में तुमको जरूरत ही नहीं रहेगी। भाड़ में जाए हिमांशु सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लो, फिर एलिवेशन और इसके क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कैसे आते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, परेशान मत। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप बायोलॉजी वाले बच्चे इसको पढ़ के बैठे बैठे होंगे। बायो में जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इम्बाइबेशन क्या होता है, ठीक है, एक्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस क्या होता है, हाँ एसेंट ऑफ सैप पढ़ा होगा, हाँ जाइलम फ्लोएम, क्या दुनिया भर की चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा बायो में कुछ नहीं पढ़ा है। प्लांट फिजियोलॉजी अभी नहीं पढ़ाया गया है क्या, प्लांट वाटर रिलेशन? नो सर। ओके, चलो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपका। सबसे पहले ऑस्मोसिस समझते हैं बेटा क्या होता है। देखो, जब हमको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझना था तो हमने वेपर प्रेशर समझा। हमको जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझना था तो हमने पहले बॉइलिंग पॉइंट समझा क्या होता है। जब हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझना था तो हमने क्या समझा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। और अब आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है, तो पहले समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होती है जरा ये समझते हैं। जरा समझिएगा ऑस्मोसिस क्या होता है, पहले मैं आपको ऑस्मोसिस समझाता हूं। ऑस्मोसिस क्या होता है जरा समझो। सपोज करो बेटा मेरे पास एक वेसल है, आराम समझना, दोबारा मत बोलना प्लीज, एक्सप्लेन अगेन बोलोगे तो मैं मारूंगा भी। ठीक है, आराम समझना। एक हमारे पास वेसल है, इस वेसल में हमने एक मेम्ब्रेन लगाई है, आराम से समझा रहा हूं। इस वेसल में हमने एक मेम्ब्रेन लगाई है, जिस मेम्ब्रेन्स में कुछ पोर्स हैं, और इन पोर्स का साइज कुछ इस प्रकार का है कि इनसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो आर पार जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आर पार नहीं जा सकते। और
इधर हमने मान लो प्योर सॉल्वेंट भर दिया, मान लो हमने इधर पानी भर दिया, प्योर सॉल्वेंट, इधर कुछ मिलाया नहीं, इधर है पानी, बहता हुआ पानी, ठीक है, ये आपका प्योर वाटर भर दिया, प्योर सॉल्वेंट। और इधर मैंने उसी पानी में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया, मान लो, जैसे मान लो ग्लूकोज, यूरिया या सुक्रोज कुछ डाल दिया, यानी इधर ले लिया सॉल्यूशन, इधर ले लिया सॉल्यूशन, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट और दूसरी तरफ उसी सॉल्वेंट का नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन ले लिया। अच्छा, मैंने बोला ये मेम्ब्रेन ऐसी है, यानी मेरे पास दो ही कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। तो आप देखिए क्या मैं बोल रहा हूं कि ये मेम्ब्रेन ऐसी है कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से केवल सॉल्वेंट के, यानी इनमें जो पोर्स का साइज है कुछ इस ऑर्डर का है, उससे सॉल्वेंट के पार्टिकल तो पास हो सकते हैं लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं हो सकते। यानी दो कंपोनेंट में से ये मेम्ब्रेन केवल एक कंपोनेंट को अलाउ कर रही है अपने आर पार जाने के लिए। तो ऐसी मेम्ब्रेन को एक नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो दो में से केवल एक ही कंपोनेंट को अलाउ कर रही है अपने थ्रू पास होने के लिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेचुरली ये मेम्ब्रेन बनी होती है प्लांट या एनिमल सेल से। नेचुरली दिस इज मेड अप ऑफ, दिस इज मेड अप ऑफ प्लांट और एनिमल सेल, एनिमल सेल की बनी होती है। लेकिन कभी कभी कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूछाता है कि आर्टिफिशियली किसकी बनी होती है, तो आर्टिफिशियली इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, कॉपर फेरोसाइनाइड, जिसका फॉर्मूला भी अगर मैं आपके सामने लिख दूं तो Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड। तो नेचुरली ये बनी होती है प्लांट या एनिमल सेल से, और आर्टिफिशियली ये बनी होती है कॉपर फेरोसाइनाइड से, कॉपर फेरोसाइनाइड से, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब होगा क्या बेटा, बहुत ध्यान समझो, इधर लिया है प्योर सॉल्वेंट और इधर उसी सॉल्वेंट में हमने मिला लिया है, ठीक है, इधर उसी सॉल्वेंट में हमने क्या मिला लिया है, ग्लूकोज, सुक्रोज या यूरिया, जो भी मान लो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इधर के कंसंट्रेशन को C1 मान लूं, इधर के कंसंट्रेशन को C2 मान लूं, तो विद रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूट, विद रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूट मैं बोलूं, बताओ किधर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो भाई जिधर ज्यादा सॉल्यूट मिला होगा उधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। यानी C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा C1 से विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे, C1 से। अच्छा, तो अगली बात सुनो, इसका मतलब इधर C1 का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब इधर सॉल्यूट नहीं मिला है और C2 में हमने सॉल्यूट मिलाया है। याद करो, सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर में कमी आती है, ये तो बेचारा हमको राउल्स ही बता के गया है कि सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर में कमी आएगी। यानी C2 साइड में क्या होगा, लो वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि इधर तुमने सॉल्यूट मिलाया है और इधर तुमने कोई सॉल्यूट नहीं मिलाया, तो इधर हाई वेपर प्रेशर होगा। तो लेफ्ट वाले चैम्बर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और राइट वाले चैम्बर का वेपर प्रेशर कम होगा। और इसी वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर मूव करते हैं, हाई वेपर प्रेशर जोन से लो वेपर प्रेशर जोन में मूव करते हैं, जिससे दोनों चैम्बर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। और इसी सॉल्वेंट की मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी सॉल्वेंट की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्योंकि जिधर सॉल्यूट मिलाया है उधर वेपर प्रेशर कम है, जिधर सॉल्यूट नहीं मिलाया है उधर वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो जो आपके इसी वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर माइग्रेट करते हैं थ्रू सेमी परमिनल मेम्ब्रेन, और इसी घटना को हम ऑस्मोसिस या परासरण का नाम देते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट इज ऑस्मोसिस,
movement of solvent particle from high vapor pressure zone to low vapor pressure zone through semi permeable membrane is known as osmosis, is known as osmosis। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑस्मोसिस समझा? ओके चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आया, समझ गया सर। चलो समझ गया तो बड़ी अच्छी बात है, आगे सुनो। तो कैसे डिफाइन किया बेटा? डेफिनेशन क्या होगी? मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ध्यान रखना सॉल्वेंट लिखना बहुत मैंडेटरी है। मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर जोन टू लो वेपर प्रेशर जोन बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर डेफिनेशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखा है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अच्छा क्या बेटा बताओ, क्या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या? मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अरे बेटा, जिधर सॉल्यूट नहीं मिलाया है इसका मतलब उधर कंसंट्रेशन कम है, जिधर सॉल्यूट ज्यादा मिला है उधर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ओके चलिए। अच्छा अब बात आती सर, हाँ आपने मुझे ऑस्मोसिस समझा दिया, ऑस्मोसिस हमको बराबर समझ में आ गया। अब लेकिन अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस थोड़ी है, अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है जरा ये भी समझा डालो। अच्छा एक बात बता बेटा, ये ऑस्मोसिस हो क्यों रही थी, ये मूवमेंट चल क्यों रहा था? क्योंकि जिधर जिधर कंसंट्रेशन कम था सॉल्यूट का या नहीं था उधर वेपर प्रेशर ज्यादा था, और जिधर ज्यादा सॉल्यूट मिला दिया था उधर वेपर प्रेशर कम हो गया था। तो इसी वेपर मतलब राइट वाले चैम्बर में प्रेशर कम था, लेफ्ट वाले चैम्बर का प्रेशर ज्यादा था। तो इसी प्रेशर को इक्वल करने के लिए ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा रहे थे, इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो अब बात आती है सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है फिर, जरा ये बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो बेटा समझो कि अगर मान लो मैं सॉल्यूशन साइड में, यहां पे मैं सॉल्यूशन साइड में मैं यहां मान लो पिस्टन लगा के सॉल्यूशन साइड में मैं कितना प्रेशर अप्लाई कर दूं कि ये जो ऑस्मोसिस चल रही है वो रुक जाए। भाई समझो, राइट साइड में वेपर प्रेशर कम था, लेफ्ट में वेपर प्रेशर ज्यादा था, तभी तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की तरफ भाग रहे थे, ज्यादा वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर। लेकिन अगर मैं राइट वाले चैम्बर को पिस्टन से इतना दबा दूं कि राइट वाले चैम्बर का वेपर प्रेशर लेफ्ट वाले चैम्बर के बराबर हो जाए, तो जब दोनों चैम्बर का प्रेशर बराबर हो जाएगा तब ये जो घटना घटित हो रही है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो मूव करना बंद कर देंगे, और उसी मिनिमम प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी द मिनिमम प्रेशर applied on solution side to stop the phenomena of osmosis is called osmotic pressure। बात समझिएगा, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड। भैया बोलो सर सॉल्यूशन साइड क्यों बोल रहे हो? अरे भाई सॉल्यूशन जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर ही तो प्रेशर कम होगा ना, तो उसी चैम्बर के प्रेशर को तो मुझे बढ़ाना होगा, उसी चैम्बर के प्रेशर को तो लेफ्ट वाले चैम्बर के इक्वल करना होगा। तो सॉल्यूशन साइड में मैं एक्स्ट्रा कितना प्रेशर लगा दूं कि जो ऑस्मोसिस चल रही है वो रुक जाए, वो जो ऑस्मोसिस चल रही है वो रुक जाए, और उसी मिनिमम प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी मैं डिफाइन करूं, द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर applied on solution side, applied on solution side to stop the phenomena of osmosis, to stop the phenomena of osmosis, phenomenon of osmosis is called osmotic pressure, is called osmotic pressure। अच्छा अब बात आ रही सर
ऑस्मोटिक प्रेशर फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुई? अरे पगले, अगर मैं यहाँ कम सॉल्यूट मिलाऊंगा, मान लो लेफ्ट वाले में बिल्कुल, लेफ्ट वाले चैम्बर में हमने बिल्कुल सॉल्यूट नहीं मिलाया, तो इसका तो हाई वेपर प्रेशर है। राइट वाले चैम्बर में मैं जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाता जाऊंगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा कम होता जाएगा ना। और अगर जितना ज्यादा कम होता जाएगा, तो मुझे उतना ज्यादा प्रेशर लगाना होगा उसको लेफ्ट वाले चैम्बर के बराबर करने के लिए। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाऊंगा, मुझे उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा लेफ्ट वाले चैम्बर के बराबर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, समझ में आया? हाँ हाँ, आ रहा हूँ अभिषेक मिश्रा, आ रहा हूँ मेरे भाई। रुके रहो मालिक, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। तुम लोग मुझसे ज्यादा पढ़ के आ जाते हो लग रहा है। ठीक है, अभी सब बताऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। मेरा टॉपिक तो खत्म होने दो मालिक। टॉपिक तो, जब टॉपिक खत्म हो जाए फिर तुम्हारी कोई क्वेरी हो तो बताना कि सर आपने रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं बताया। अरे बताऊंगा मालिक, टेंशन मत लो। ठीक है, सब बताऊंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ता, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम परेशान हो कि ये क्या होगा वो क्या होगा। जितना कुछ तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है मैं सब लेके आऊंगा, फुल पैकेज देता हूं तुमको। बस तुम मजे लो बस जिंदगी के। चलो, तो द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, बराबर। और ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुई? भाई जितना ज्यादा मैं सॉल्यूट मिला दूंगा राइट वाले चैम्बर में, उसका वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राउट लॉ। और वेपर प्रेशर जितना ज्यादा कम हो जाएगा, तो लेफ्ट वाले चैम्बर के कंपैरिजन में राइट वाले चैम्बर का वेपर प्रेशर जितना कम हो जाएगा, तो मुझे राइट वाले चैम्बर में उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए क्या हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। अच्छा, अब देखो, अगली बात सुनो। सपोज करो, मान लो तुमको लेफ्ट वाले चैम्बर के प्रेशर और राइट वाले चैम्बर के प्रेशर को इक्वल करने के लिए तुमको केवल इस पिस्टन को 4 एटीएम तक ही दबाना था। मतलब 4 एटीएम का डिफरेंस था इनके प्रेशर। मान लो जैसे ये, मान लो ये 10 एटीएम इसका वेपर प्रेशर था, इसका 6 एटीएम था। लेफ्ट में सॉलिड मिलाने से कम हो गया था। पानी का 10 एटीएम, पानी में तुमने ग्लूकोज सुक्रोज या यूरिया डाल दिया, 6 एटीएम हो गया। तो क्या हो गया आपका आपका ऑस्मोटिक यहाँ पे 6 एटीएम है। तो अब इसको तुमको 10 करना है, तुमको बस 4 एटीएम के प्रेशर के बराबर इस पिस्टन को दबाना है। अब तुम बहुत ज्यादा जोश में आ गए और तुमको केवल 4 एटीएम दबाना था, क्योंकि इधर 10 था इधर 6 है। तो 4 एटीएम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने से ये 10 हो जाता। ठीक है, और दोनों इक्वल हो जाते हैं, ऑस्मोसिस रुक जाती। तुम बहुत जोश में आ गए, जिम उम करके आ गए और दबा दिए पिस्टन को, और तुमको सिर्फ 4 एटीएम लगाना था, तुमने यहाँ पे 6 एटीएम का प्रेशर डाल दिया। मतलब जितना ऑस्मोसिस को रोकने के लिए रिक्वायर्ड प्रेशर था, अति उत्साह पूर्वक तुमने उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो अगर तुमको तो 4 एटीएम लगाना था, क्योंकि 6 और 4 10 हो जाता, तुमने 6 एटीएम से दबा दिया। अब राइट वाले चैम्बर का वेपर प्रेशर 12 एटीएम हो गया। इसका मतलब अब राइट वाले चैम्बर का वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया और लेफ्ट वाले का 10 एटीएम ही रहा, उसका कम हो गया। यानी अब उल्टी गंगा बहने लगेगी, अब उल्टी गंगा बहेगी। यानी अब सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर मूव करेंगे, और इस फिनोमिना को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया? समझा? ओके, चलो चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सौरभ। चलिए, तो इसको इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का जो सब कुछ कोई एग्जांपल अगर आपको बताऊं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस बेटा बड़ा फैमिलियर वर्ड है। बट क्या है, तुम लोग इसको रिवर्स ऑस्मोसिस सुनते हो तो बड़ा अजीब लगता है। जब मैं बोलूंगा तुम्हारे सबके घर में आरओ लगा होगा, जो वाटर प्यूरिफायर बोलते हो ना, आरओ लगा है घर में। अरे आरओ का मतलब ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का मतलब ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आपके घर में फिल्टर लगा हुआ है ना पानी वाला, वहां लिखा रहता है आरओ, आरओ यूवी। ठीक है, आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। और अगर कोई पूछे रिवर्स ऑस्मोसिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। समुद्री जल से नमक का जो निष्कासन होता है, समुद्री जल से जो हम नमक निकालते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। वो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक से ही निकाला जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। और बाकी तो घर घर की कहानी है रिवर्स ऑस्मोसिस, सबके घर में फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, आपको रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझा दिया। तो आई होप इतने पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक।
ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, आपको रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझ में आ गया। अब बात आती है, सर ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे करोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे करोगे? तो यार सीधी सी बात है, यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि प्रेशर से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन, और एनआरटी को मैं एनबीआरटी लिख देता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो, ये तो गैस के लिए होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो प्रेशर होता है उसको हम पाई से दिखाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पी से नहीं, पाई से दिखाते हैं। पाई इंटू वी इक्वल टू एनबी, सॉरी, एनबीआरटी। ऑस्मोटिक प्रेशर को पी से नहीं, पाई से दिखाते हैं, आर टी। अच्छा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो क्या मैं इसको एनबी अपॉन वी कर सकता हूं, आर इंटू टी। और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी। इसका मतलब पाई इक्वल टू एम आर टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू एम आर टी, वेयर एम इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। एम क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन या मोलर कंसंट्रेशन। अब काफी बुक्स में ऐसा लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो बोला सर तो एम आर टी पढ़ा है, अरे पागल, सी का मतलब कंसंट्रेशन, और यहाँ कौन सी कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सी की जगह आपको मोलैरिटी ही रखना होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, पाई क्या है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। एम क्या है, मोलैरिटी। यहां आपको मोलैरिटी ही कैलकुलेट करके रखनी पड़ेगी, एन बी अपॉन वी। आर तो सब दुनिया जानती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन करते समय हमेशा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर वाली ही रखनी होगी, क्योंकि पाइप की वैल्यू हमेशा एटीएम ओटीएम में दिया रहेगा, इसलिए यही वैल्यू रखी जाएगी। और टी क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, यानी डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। इतना समझ में आ गया आपको? तो मैं इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेता हूं पहले। समझा, फॉर्मूला समझ में आया? चलिए, आइए अब जरा इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4 नॉर्मल H2SO4, 4 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो पाई इक्वल टू मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी चाहिए। भैया टी तो अपने को पता है ऑलरेडी, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कैलविन में बदल लेंगे, 273 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 300 कैलविन। आर की वैल्यू अपने को पता है क्या रखना है, 0.0821 रखना है लीटर एटमॉस्फेयर। प्रॉब्लम है मोलैरिटी नहीं पता। तो देखो, लेकिन नॉर्मेलिटी पता है H2SO4 की, और हमने आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पढ़ाया था इसी चैप्टर में, कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। सो नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू मोलैरिटी हो जाएगा। और नॉर्मेलिटी कितना दिया है, 4, और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर पढ़ाया है। एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी, उसमें कितने H प्लस रिप्लेसिबल है, तो 2। इसका मतलब इसकी मोलैरिटी आ गई 2। बस क्वेश्चन खत्म, मोलैरिटी हो गई 2, आर हो गया 0.0821, टेम्परेचर हो गया 300। बाकी इसके बाद तो केमिस्ट्री खत्म, मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर ही लोगे, राम सर के विद्यार्थी हो। तो इतना आपका एटीएम आंसर आ जाएगा 49.26। समझ में आया? चलिए, चलिए, आइए अगली बात देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4 नॉर्मल सॉरी, ये तो वही पिछले क्वेश्चन लिख रहा हूं। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10%, 10% 10% weight by volume of glucose at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज। अच्छा भैया, 10% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज का मतलब क्या है? 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज, इसीलिए पहले लेक्चर में सब पढ़ाया था कि समझ लो इन सब का मतलब निकालना पड़ेगा आगे। 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ये इसका मतलब हो गया। अपने को तो साहब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, यानी MRT। आर पता है, क्या रखूंगा? 0.0821, टेंशन ही नहीं है। टेम्परेचर भी पता है, क्या रखना है? 27 प्लस 273 यानी 300 केल्विन। मोलैरिटी निकालना होगा ग्लूकोज की, तो मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेगा? मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होता है मोलैरिटी, सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज पहले निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे आएगा? मास अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मास ग्लूकोज का कितना दिया है? 10 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? 180 ग्राम, याद है अपने को तो। ठीक है, तो ये आ गया 1/18, ये आ गया आपका 1/18, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। 10 ग्राम ही तो ग्लूकोज दिया था ना, तो 10/80। तो अच्छा, 1/18 मोल आ गया, यानी मोलरिटी में देखो 1/18 डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 100 ml, ml में नहीं लीटर में रखना है, तो 100 ml को 0.1 कर दो, 0.1 कर दो इसको, तो ये फिर से 10/18 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं मोलरिटी कितना? 1/18/0.1, ये मोलरिटी आर 0.0821 और इंटू ये 300, ये ऊपर ये 1/10 ऊपर जाएगा, 10/18 हो जाएगा, 10/18 इंटू ये सब मल्टीप्लाई कर लोगे, आ जाएगा 13.68 ATM। ये आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं इफ आई टेक टू सॉल्यूशन, if I take two solution, if I take two solution of same liquid, of same liquid, same liquid at same temperature, at same temperature, मतलब बोल रहा है कि अगर मैं एक ही लिक्विड के दो सॉल्यूशन लूं, ये तो मेम्ब्रेन हो गई, अगर एक ही लिक्विड को इधर भी पानी लूं, इधर भी पानी लूं, एक ही लिक्विड के दो सॉल्यूशन लूं, इसमें भी ग्लूकोज या यूरिया डिसॉल्व कर दूं, इसमें भी डिसॉल्व कर दूं, और सेम टेम्परेचर पे लूं, तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं एक ही लिक्विड के दो सॉल्यूशन को सेम टेम्परेचर पे लूंगा, तो अपने को पता है जो पाई है उसका फॉर्मूला है MRT या CRT। सी का मतलब कंसंट्रेशन, मोलरिटी को मैं कंसंट्रेशन ही बोलता हूं। तो जब आर तो मेरा कांस्टेंट है
और हमने क्या लिया है, दोनों लिक्विड को सेम टेम्परेचर पे, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, या मैं बोल सकता हूं कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बस। क्योंकि भाई टेम्परेचर भी तुमने कांस्टेंट कर दिया है, आर तो पैदाइशी कांस्टेंट है, तो पाई जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा मोलैरिटी उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, जितनी ज्यादा मोलैरिटी उतनी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर मैं बोलूं मान लो दोनों का पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी आ गया, तो यहां केस 1, अगर मैं बोलूं मान लो गलती से C1 इज इक्वल टू C2 हो गया, अगर सपोज करो दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है, तो अगर C1 इज इक्वल टू C2 हो गया, जितना इधर कंसंट्रेशन है उतना ही इधर कंसंट्रेशन है। दिमाग लगा बेटा, अगर दोनों तरफ अगर कंसंट्रेशन सेम है तो भाई टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट रखा है, आर कांस्टेंट है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर केवल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जब दोनों तरफ अगर इफ मैं बोल रहा हूं इफ C1 इज इक्वल टू C2, अगर दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम होगा तो दोनों तरफ का वेपर प्रेशर भी सेम होगा। अब जब दोनों तरफ का वेपर प्रेशर सेम होगा तो दोनों तरफ का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। इसका मतलब अगर C1 इज इक्वल टू C2 होगा तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होगा। और ऐसे दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, और ऑस्मोटिक प्रेशर कब सेम होगा, जब भाई दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। अच्छा, अगर मैं केस 2 ले लूं बेटा, केस 2, अगर मैं बोलूं मान लो इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, तो भैया अगर C1 ज्यादा है, C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब पाई 1 ज्यादा होगा पाई 2 से, क्योंकि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। इसका मतलब अगर दो सॉल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपोटोनिक, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपरटोनिक। और दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पहले सुबह यही चीज मुझसे विराज शायद पूछ रहा था, मैंने बोला था जब ऑस्मोटिक प्रेशर बताऊंगा तो आपको ये चीज मैं बताऊंगा कि आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। ठीक है, अच्छा चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपसे बोलेगा, जो मेरी मेरी जो बेटा ब्लड सेल होती है आरबीसी, वो बोलेगा अगर मैं आरबीसी को, अगर मैं अपनी रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं आरबीसी, अगर मैं इसको इसको अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डुबा दूं तो बताओ क्या होगा। अगर मैं अपनी ब्लड सेल यानी आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डुबा दूं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? क्या आरबीसी श्रिंक करेगी या स्वेल कर जाएगी, या स्वेल करके बस्ट कर जाएगी, फट जाएगी? एक्चुअली बेटा जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है ना, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। आरबीसी की भी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो अगर मैं आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालूंगा, तो सपोज करो बाहर का कंसंट्रेशन C1 है, आरबीसी के अंदर का जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन C2 है। अब बाहर का हाइपरटोनिक है, इसका मतलब बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा? बाहर का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी सॉल्यूट बाहर ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत बाहर ज्यादा है, इसका मतलब बाहर का वेपर प्रेशर कम है, क्योंकि कंसंट्रेशन से वेपर प्रेशर कम होता है, सॉलिड मिलाने से वेपर प्रेशर में कमी आती है। अब भाई हाइपरटोनिक का मतलब क्या? बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है यानी वेपर प्रेशर कम है, तो बाहर का वेपर प्रेशर कम है, उसके करस्पॉन्डिंग अंदर जो आरबीसी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा है। और बताइए आरबीसी का मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है, इसका मतलब आरबीसी के अंदर जो लिक्विड होगा ना, वो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर जाएगा, सारा पानी बाहर आएगा, और आरबीसी क्या हो जाएगी? श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ के किसमिस बन जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। तो आरबीसी विल श्रिंक, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी जैसे किसमिस होता है। ठीक है, बाकी समझदार हो तो। लेकिन इसका उल्टा अगर मैं आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिप करूं, अगर मैं आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिप करूं,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिप करूं, तो हाइपो का मतलब मान लो बाहर का कंसंट्रेशन C1, आरबीसी के अंदर के लिक्विड का कंसंट्रेशन C2। हाइपो का मतलब कम कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन यानी कम सॉल्यूट, कम सॉल्यूट यानी ज्यादा वेपर प्रेशर। इसका मतलब इस बार बाहर का वेपर प्रेशर ज्यादा है और अंदर का वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, तो क्या होगा, अब उल्टा होगा भाई, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करते हैं ऑस्मोसिस में, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर। तो अब बाहर से पानी आरबीसी के अंदर एंटर करेगा सॉल्वेंट, जिससे आरबीसी पहले स्वेल होगी, फूलेगी, फिर फट जाएगी। यानी फर्स्ट स्वेल अप, पहले स्वेल करेगी, फूलेगी, स्वेल अप एंड फाइनली बर्स्ट, फाइनली फट जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए, समझा, सबको समझ में आ गया इसका मतलब। हाँ, चलिए, तो इसको बोलते, देखो बेटा, जब देखो यहां पे आरबीसी श्रिंक की थी तो पानी बाहर आया था, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं एक्स, आपका एक्स ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस। और यहां पानी अंदर जा रहा है तो इसको बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, एक्स ऑस्मोसिस एंड सब, ये सब आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, बायो का टॉपिक है, जितना केमिस्ट्री में उतना पढ़ा रहा हूं बस यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए जब डॉक्टर्स वगैरह को बेटा आरबीसी की जांच करनी होती है ना, तो वो नमक का एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसका कंसंट्रेशन आरबीसी लिक्विड के कंसंट्रेशन के बराबर होता है, और उसी में आपकी आरबीसी को रख देते हैं। नहीं तो पता चला नॉर्मल ऐसे आरबीसी रख देंगे, या तो स्वेल हो जाएगी या बस्ट हो जाएगी। तो जब भी आरबीसी का चेकअप लैब में होता है, तो नमक का एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसका कंसंट्रेशन आरबीसी लिक्विड के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, जिससे ना तो आरबीसी स्वेलअप होती है ना श्रिंक करती है। ठीक है, तो इतने कहानी में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए, आइए, तो ये हुआ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन दिखा दिए। थोड़ा सा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको बताऊं मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं डाला यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप एंट्रेंस में बैठते हो ना, तो वो लोग क्या करते हैं ना बेटा, वो नॉर्मल सॉल्यूट नहीं मिलाते, वो लोग NaCl मिलाने लगेंगे, MgCl2 मिलाने लगेंगे। जो सॉल्यूट टूटते या जुड़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है वांट हाफ फैक्टर को मिला के। बट ठीक है, मैं दो चार क्वेश्चन आपको करा देता हूं, नॉर्मल वाले भी, उसको भी देख लेते हैं इस टॉपिक पे। चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। वही प्रॉब्लम है, सिंपल क्वेश्चन आते ही नहीं है, जो आते हैं वांट हाफ फैक्टर को मिला के आते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं वो पढ़ा नहीं पाता ऐसे क्वेश्चन। एक आध मिल जाए तो मैं आपको बता दूं। हाँ चलो, एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो, आइए, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखो, क्वेश्चन है आपका, द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर। क्वेश्चन है, द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर, बहुत बड़ा लिख दिया है, इज 1.86 कैल्विन किलोग्राम पर मोल। मतलब देखो, इतना बड़ा लाइन लिखा है, तुमको समझदार हो, तुमको पता है
यार बेवकूफ बना रहा है, सीधे KF भी लिख सकता था। ठीक है, यानी ये KF की वैल्यू दिया है 1.86। ये बोला इफ 342 ग्राम ऑफ केन शुगर, बोला इफ 342 ग्राम ऑफ केन शुगर, केन शुगर का मतलब सुक्रोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11, जिसका मोलर मास होता है 342, ध्यान रखिएगा, इज डिजॉल्व in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, बोला द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, विल फ्रीज एट, ऑप्शन दिया आपको, यहां मैं लिख रहा हूं ए -1.86 डिग्री सेल्सियस, बी 1.86 डिग्री सेल्सियस, सी -3.92 डिग्री सेल्सियस, और डी 2.42 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन दिया। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत, सबसे पहले क्या है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या दिया है, KF की वैल्यू आपको दे दिया है, KF की वैल्यू आपको उसने दे दिया है। एक बात बताओ बेटा, अपने को क्या बोला है कि 342 ग्राम शुगर, देखो इसका मतलब क्या क्या दिया है आपको, WB दिया है कितना, 342 ग्राम केन शुगर, यानी ये आपका मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है, और अपने को पता है केन शुगर का मोलर मास भी कितना होता है 342। KF कितना दिया है आपको 1.86, कितने ग्राम पानी, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है 1000 ग्राम सॉल्वेंट का मास दिया है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू मोलैलिटी, यानी WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, यही फॉर्मूला है। सो डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 1.86 इंटू WB कितना 342, MB भी कितना 342, 1000 ऑफ सॉल्वेंट का मास 1000, खटाखट कटा सब। ठीक है, तो डेल्टा TF आ गया 1.86, तो कुछ बच्चे यही मार देंगे बी वाला ऑप्शन 1.86, और वो गलत हो जाएंगे। आपसे बोला द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, भैया सॉल्यूशन कितने पे फ्रीज होगा, तो डेल्टा TF क्या होता है याद करो, T0F माइनस TF, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF है, इज इक्वल टू 1.86, और आप बताइए T0F का मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, हमारा सॉल्वेंट क्या है वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका डेल्टा TF कितना आ जाएगा, सॉरी TF की वैल्यू क्या आ जाएगी -1.86, और आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया क्या? बेटा ऐसे सिंपल सिंपल कृतिका क्वेश्चन यार, मैं कौन सा कठिन क्वेश्चन कराऊं इसमें, अभी क्वेश्चन बढ़िया कब बनेगा जब मैं वांट हाफ फैक्टर पढ़ा दूंगा। अब तुम पढ़ती हो बेटा, तुम करती हो, इसलिए तुमको सब सिंपल लगता है। बहुत लोग को तो यही था ना कि बोल रहे थे एक्सप्लेन अगेन, ये करिए, मैं हालांकि जो मैंने पढ़ा दिया वहां से तुम्हारे क्वेश्चन सारे हो जाने हैं, लेकिन इस जानबूझ के मैंने एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन इसीलिए नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता था कि वांट हाफ फैक्टर वाले क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, तो जब तक वांट हाफ फैक्टर नहीं पढ़ाऊंगा तब तक वो मजा ही नहीं आएगा टॉपिक में। लेकिन ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लो, जैसे समझ में आ जाए ना कि क्या होता है कैसे। चलो, बाकी सब लोग जब सॉल्व करेंगे नोट्स पढ़ के तो उनके भी क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है। चलिए, और एक आध क्वेश्चन में देख लेता हूं, ये तुम कर लोगे आराम से। उस वाले क्वेश्चन को ढूंढने में ही तो टाइम लगता है। क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा है यार तुम लोग जब करने बैठोगे ना तो फटाफट निकाल दोगे।
क्वेश्चन में दम ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन में देता हूं, जरा आप कोशिश करो करने की, देखो निकाल पाते हो क्या। क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रोबेंजीन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रोबेंजीन pure nitrobenzene is 278.8 Kelvin when 2.5 gram of unknown substance, when 2.5 gram of unknown substance is dissolved in 100 gram of nitrobenzene, is dissolved in 100 gram of nitrobenzene, the freezing point of solution is found to be, the freezing point of solution is found to be, solution is found to be 276.8 Kelvin. If the freezing point depression constant of nitrobenzene, यानी सीधी सी बात, if the Kf for nitrobenzene is 8 Kelvin kilogram per mole, what is the molar mass of unknown substance? What is the molar mass of unknown substance? एकदम आसान सा क्वेश्चन है यार, आप सॉल्व करिए। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 200 ग्राम, 100 ग्राम, 55 ग्राम और 129 ग्राम। बताइए कौन सा, प्राइवेटली कमेंट करिए, सॉल्व करिए और उसको बताइए कौन सा आंसर सही है इसका।
55 सौरभ का, ठीक है। और लोग बताएं भाई। बेटा के एफ फॉर नाइट्रोबेंजीन लिखा है 8, 8 दिया है। के एफ फॉर नाइट्रोबेंजीन दिया है 8। हाँ, वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड। सिर्फ कृतिका का आंसर सही आया है, बाकी लोग 55 कोट कर रहे हैं। ये कैसे 55 आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। 120 अभिषेक का 129 ग्राम आया। अच्छा, सारे आंसर यानी सबके आ रहे हैं, हर आंसर सबका आ रहा है। किसी का कुछ, किसी का चारों में से सारे आंसर आ गए। अभी तक किसी ने 200 कोट नहीं किया। कोई वो भी लिख देता तो सब ये भी समझ में आता ना, चारों आंसर आ सकते हैं। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो, परेशान मत हो। इसका सही आंसर है 100 ग्राम। सही आंसर इसका 100 ग्राम। चलिए कैसे, जरा सुनो। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रोबेंजीन, यानी जब तक नाइट्रोबेंजीन में कुछ नहीं मिलाया गया था तब तक उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना था, यानी ये प्योर फॉर्म का फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी ये टी नॉट एफ दिया है 278.8 केल्विन। बोला जब इसमें 2.5 ग्राम अननोन सॉल्यूट, यानी डब्ल्यू बी बता दिया हमको, 2.5 ग्राम अननोन सॉल्यूट। यानी अननोन का मतलब मुझे वो सॉल्यूट का मोलर मास नहीं पता है क्या है, और यही मोलर मास तो निकालना है हमको। अननोन है तो मोलर मास नहीं पता है हमको, इसका मतलब अननोन सब्सटेंस डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, यानी सॉल्वेंट भी नाइट्रोबेंजीन है। और कितना दिया है, 100 ग्राम नाइट्रोबेंजीन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी, यानी जब 2.5 ग्राम अननोन सब्सटेंस को हम 100 ग्राम नाइट्रोबेंजीन में डाले तो नाइट्रोबेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, 276। देखो 278 से 276 हो गया। इसका मतलब ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया कितना, 276.8 केल्विन। ये प्योर फॉर्म नाइट्रोबेंजीन, ये वो नाइट्रोबेंजीन जिसमें 2.5 ग्राम अननोन सॉलिड मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। आपसे क्या बोल रहा है, के एफ फॉर नाइट्रोबेंजीन दिया है 8। बोला है बताइए व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। तो अपने को पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। तो डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा, डेल्टा टी एफ निकलेगा टी नॉट माइनस टी इक्वल टू के एफ कितना है 8, डब्ल्यू बी कितना 2.5, एम बी निकालना है अपने को 1000 अपॉन डब्ल्यू ए कितना है
100 ग्राम सॉल्वेंट है, ये कट गया, ऊपर आ गया 10, ये बन गया 25। टी नॉट कितना 278.8 माइनस 276.8 इज इक्वल टू 8 इंटू 25 अपॉन MB हो गया। ठीक है, 8 अपॉन 25 इंटू MB। और 278 में से 276 चला गया, कितना बचा 2 केल्विन। 278 में से 276 माइनस करूंगा, कितना बचेगा 2 केल्विन। तो डेल्टा TF कितना आ गया 2, तो इधर 2 आ गया, इधर क्या बचा 8 इंटू 25 अपॉन MB। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या जाएगा आपका MB बताइए। यहां से 200, ये हो गया 2 MB इज इक्वल टू 25 अट्टे कितना हो गया 200। और सो MB इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 2 यानी 100। आ गया आंसर सेकंड। समझ में आया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, सिंपल सिंपल से। बस तुम डेटा पकड़ो क्या दिया है, फटाफट निकल जाते हैं क्वेश्चन, कोई टेंशन आता नहीं। जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो वांट ऑफ फैक्टर को लेके आएंगे, जो मैं आपको अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि वो पूरा हमको लगता है एक पूरा टॉपिक होगा जो सुबह भी पढ़ाऊंगा शाम को भी पढ़ाऊंगा। पूरा 3 घंटे फुल फ्लेज्ड वांट ऑफ फैक्टर होगा, समझा ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करेंगे वांट ऑफ फैक्टर, वहां से मजेदार क्वेश्चन आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आज आपको समझ में आ गया। चलिए, तो हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज खत्म कर दी। नेक्स्ट लेक्चर अपना वांट ऑफ फैक्टर पे चलेगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि 3 लेक्चर और मिलेंगे सुबह शाम और एक, तो अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा सोल्यूशन कॉलिगेटिव। चलिए चलिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर डाउट भेजा है इंस्टा। यार इंस्टा पे कहाँ पे डाउट भेजो यार, इंस्टा पे मुझे कोई डाउट दिख ही नहीं रहा है। किस नाम से भेजे हो इंस्टा पे। हाँ, इंस्टा पे डाउट नहीं आया बेटा। एक्चुअली मेरी 2 इंस्टा आईडी है विराज। एक्चुअली तुमने इजी केमिस्ट्री वाले पे भेजा है क्या। मेरा जो इंस्टा आईडी है ना, मैं वो लिख देता हूं, उस पे डाउट भेजा करो बेटा। वो जो मेरा इजी केमिस्ट्री वाला पेज है उस पे डाउट मत भेजा करो। ये वाले, इस वाले आईडी पे हिमांशु 9705, इस वाले आईडी पे आप मुझे इंस्टा पे डाउट भेज सकते हो। ठीक है, इस वाली आईडी पे बेटा तुम्हारा कोई डाउट नहीं है विराज। नहीं दिख ही नहीं रहा है बेटा, कहाँ पे कहाँ पे है। मैं तुमको एक्सेप्ट भी तो किया हूं मैं, ऐसा तो नहीं है। आपने यहाँ दिखा इमेज। हाँ 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 हाँ, बहुत सारे इमेज भेजा यार तुमने। टैप टू, हाँ हाँ अभी दिखा मुझे, अभी दिखा। अच्छा, ये है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारे ये डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा बेटा। ठीक है, आप शायद तुम इसको सॉल्व करोगे, शायद तुम्हारा हो जाएगा। जो तुमने मुझे भेजा है ना डाउट बेटा, डाउट नंबर 1, डाउट नंबर 2, 173, 160, जरा अब सॉल्व करके देखो, तो तुम्हारा डाउट ये हो जाएगा, क्योंकि सुबह मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं। सुबह के 3 क्वेश्चन वैसे हुए हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन अभी मैंने कराया उस टाइप का। तो अब आप खुद सॉल्व करना। पहला 173 नंबर डाउट, 160 नंबर डाउट, और तुम्हारा जो ये वाला है, सारे डाउट हो जाएंगे तुम्हारे अब। और फिर भी ना हो तो बताना। ठीक है, अब सारे तुम्हारे डाउट होंगे। हाँ, जो तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग से बता देता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। बेटा कोवैलेंट जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, मैंने बताया था। तो आपको बोला इसमें से कौन सा नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। BeCl2 होगा, वो गलत ऑप्शन दिया है, उसको सही कर लेना। ऑप्शन गलत है, BeCl3 बनता ही नहीं है, BeCl2 बनता है। RbCl और BeCl3, देखो ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवैलेंट। कोवैलेंट होते हैं डायरेक्शनल, आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होता है, मैंने बताया था।
कि जब एल्कली मेटल और हैलोजन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। देखो रुबेडियम एल्कली मेटल है, क्लोरीन हैलोजन है, तो ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। इसी का मतलब ये वाला आरबीसीएल इज द आंसर जो नॉन डायरेक्शनल होगा। समझ में आया? ये केमिकल बॉन्डिंग का डाउट था। बाकी अब ऊपर के जो भी तुम डाउट भेजो खुद से सॉल्व करो, वो हो जाएगा। उस समय मैंने पढ़ाया नहीं था, इसलिए तुमने जो डाउट भेजा था ना, उस समय हमने वो पढ़ाया नहीं था, आज जाके वो टॉपिक मैंने कवर किया है। ठीक है, चलिए अभी समझ में आ गया कि नहीं? बेटा नाइट्रोजन और क्लोरीन तो कोवेलेंट है। फर्स्ट ए और सेवेंथ ए साफ साफ दिख रहा था, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, चलो बाकी और भी कुछ डाउट होगा तो आप भेजते रहिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करता रहूंगा। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके। क्या बोलते हो?